मैं घटनास्थल पे था, मैंने अपनी आंखों से मंजर देखा है। 1 मिनट की देरी से मैं बस बच गया, 1 मिनट से। मैं जिधर दुकानदार भागा मैं उसी के पीछे पीछे भागा। इतनी भगदड़ थी, इतना कुछ था। मैं बिना सोए बिना कुछ किए 16 किलोमीटर बालटा में रास्ता पार करके आया, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा थी, बहुत ज़्यादा। जो मंजर मैंने देखा वो कोई ना देखे कभी भी। वंदे मातरम, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर में। और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। जब बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है, देश के जाबाज राहत बचाव कार्यों में जुट जाते हैं, अपने जीवन को दांव पर लगाकर लोगों की रक्षा भी करते हैं। और केदारनाथ की महाआपदा में भी यह दिखा, और अमरनाथ के में भी यही सेना का जो पराक्रम था वो नजर आया। लेकिन ऐसी घटनाओं को और ऐसी तस्वीरों को देखते हुए भी ये सोचा जाना जरूरी है कि केवल हर बार सेना के भरोसे ही नहीं रहा जा सकता है। देश को अपने अपने आपदा प्रबंधन तंत्र मजबूत करने की जरूरत है। आधुनिक तकनीक, विज्ञान, सूचना तंत्र के साथ आपदा प्रबंधन को बेहद ही सक्षम बनाना जरूरी होगा। और इसी पर आज की हमारी चर्चा भी रहेगी। लेकिन सबसे अहम सवाल यही कि आपदा जब आती है तो उसके बाद जो बचाव कार्य किए जाते हैं, लेकिन उससे पहले वो तमाम व्यवस्थाएं क्यों नहीं होती हैं? क्यों लोगों की जान पर वो आपदाएं बनाती हैं? क्योंकि आपदा आज या फिर कल की नहीं है, सदियों से चली आ रही है और सालों से चली आ रही है। मॉनसून सीजन होता है, बरसात होती है, लेकिन ऐसे में आपदा भी आती है और उसको लेकर जो प्रबंधन के इंतजाम हैं वो पूरी तरीके से फेल नजर आते हैं। तो आपदा प्रबंधन को लेकर जो इंतजाम है वो पूरे क्यों नहीं किए जाते हैं? हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले एक एक कर आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोनिका अरोड़ा जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जुड़ी हुई हैं। पंडित सुधांशु जी धार्मिक गुरु हमारे साथ जुड़ेंगे। सोफी यूसुफ कश्मीरी जानकार हमारे साथ जुड़ेंगे। टीपी त्यागी जी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं। सबसे पहले टीपी त्यागी जी आपका बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर अपना वक्त साझा करने के लिए। चूंकि रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर आप हमारे साथ जुड़े हैं और रक्षा को लेकर और सुरक्षा को लेकर आपका जो अनुभव है और आपकी जो परख है वो बेहद मजबूत होगी। अब जो आपदा आपने देखी है, अमरनाथ यात्रा के दौरान जो आपदा आई है उसमें कई लोगों की जान गई है, लेकिन ये कोई पहली आपदा नहीं है टीपी त्यागी जी। इससे पहले भी कई आपदाएं आई हैं, किस तरह की घटनाएं हुई हैं वो आपने भी देखी हैं। लेकिन सवाल ये कि प्रबंधन क्यों नहीं हो पाता है, प्रबंधन के इंतजाम क्यों नहीं हो पाते हैं और वो फेल नजर क्यों आते हैं? देखिए, देश में जब भी कभी कोई प्राकृतिक या कृत्रिम आपदा आई, फौज को बुला लिया गया, स्थिति नियंत्रण में आ गई। कमाल की बात है कि 135 करोड़ के हिंदुस्तान में केवल 13 लाख की फौज वो अपना काम भी करे और आपदाओं को नियंत्रण में भी करे। कुछ खास बात होगी फौज में, एनडीआरएफ में, एसडीआरएफ में, आईटीबीपी में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में। और जो वो खास बात है वो है कर्तव्य निष्ठा, प्रशिक्षण, अनुशासन और ईमानदारी। इस वजह से हम इसे कर पाते हैं। लेकिन मनीषा जी, आपका प्रश्न इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सवाल ये है कि किसी भी आपदा के प्रबंधन में सबसे ज्यादा अगर कोई जरूरी चीज है तो उसे कहते हैं स्पीड। यानी कि जैसे ही आपदा आई उसके बारे में एक तंत्र जागृत हो जाए कि आपदा कहाँ आई है, उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए, एंड विदाउट लूजिंग टाइम, मिनिमम रिएक्शन टाइम से फोर्सेस वहां पे पहुंच जाए। ये जो स्पीड वाला एलिमेंट है, ये स्पीड वाला एलिमेंट सब राज्यों को अपने आप डेवलप करना पड़ेगा, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिसमें एक सूचना तंत्र चाहिए, जिसमें एक इस किस्म का सिस्टम इनको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि पहले आइडेंटिफाई करें कि वो कौन कौन सी जगह है जहां आपदा आ सकती है, और फिर अगर वो आपदा आती है तो उसकी सूचना के लिए कौन से तंत्र हैं या कौन सा माध्यम है, चाहे वो टेलीफोन का माध्यम हो या सैटेलाइट तस्वीरों का माध्यम हो, रेडियो का माध्यम हो या जो भी माध्यम हो, और फिर अगर कम्युनिकेशन है तो नियरेस्ट
कौन सी ऐसी टीम है जो तुरंत वहां पर पहुंच सकती है ताकि मिनिमम रिएक्शन टाइम हो। यानी ये सब इंस्टेंट जी एक्शन की जरूरत है, वो जी त्वरित जी जी कार्रवाई जिस तरीके से, और उसकी कमी कहीं ना जी कहीं है। लेकिन टीपी जी त्यागी जी, जी आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि आपदा हम देखते हैं समय समय पर आती है। केदारनाथ में जो आपदा आई थी 2013 में, उससे भी क्या सबक लिया गया? उसके बाद क्या तंत्र को और मजबूत किया गया? जिस तंत्रों की आपने बात की, क्या उनको इंतजाम उनके पुख्ता किए गए, उनको मजबूत करने का कार्य हुआ? देखिए, उनको मजबूत करने का कार्य तो नहीं हुआ है जमीन के ऊपर, हाँ। लेकिन इतना जरूर है हाँ। कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बात न केवल हिंदुस्तान में बल्कि एक इंटरनेशनल फोरम के ऊपर कही कि हम मिलके ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें जो आपदा प्रूफ हो, जो डिजास्टर प्रूफ हो। यानी कि अगर हम कोई सड़क बनाते हैं तो वो सड़क ऐसी बनाए कि वो पानी में ना बहे। अगर हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं या बड़ा मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो ऐसा बने कि उस पे कल को आने वाले भूकंप के झटकों में वो धराशायी ना हो। ये इस किस्म का उन्होंने ब्रिक्स में, G7 में, G20 में जहां जहां वो गए वह उन्होंने ये बात की और इसके ऊपर विचार चल रहा है। क्योंकि ये मूलभूत परिवर्तन, ढांचे में मूलभूत परिवर्तन है, लिहाजा इसमें समय लग सकता है, पर अब और समय नहीं लगना चाहिए। एक पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी भी इस बारे में बननी चाहिए। ग्राउंड के ऊपर अभी कुछ ऐसा नजर नहीं आया है कि केदारनाथ त्रासदी के बाद में हमने कोई स्पेशल एक्शन लिया हो। ठीक। पंडित सुधांशु जी धार्मिक गुरु हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, आपने 2013 की केदारनाथ की जो आपदा थी उसको याद कीजिए, और अब भी अमरनाथ में जिस तरीके से आपदा हुई है उसमें भी कई लोगों की जान गई है। लेकिन इसी बीच अगर हम इस टाइम गैप की बात करते हैं तो क्या इस टाइम में, इस वक्त की जो गैप रहा उसमें जो तंत्र मजबूत हुए हैं? क्योंकि निश्चित तौर पर लोग बड़ी आस्था के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ इन धामों में जाते हैं, लेकिन जब इस तरह की आपदा आती है तो कहीं ना कहीं आस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि आस्था पर प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। लोग सोचते हैं कि अगर भगवान के यहाँ हमारी जाने पे रक्षा नहीं होती है, तो हमारी रक्षा कौन करेगा? लोग के मन में ये अक्सर सवाल बने रहते हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि कोरोना काल में धाम यात्राएँ बंद थी और साथ में सरकार द्वारा बहुत सारे मंदिरों को तुड़वाया गया या विपक्ष द्वारा भी तुड़वाया गया। ऐसे ही भी धर्म पर जब हानि होती रहती है, तो भगवान का जो प्रकोप है वो कहीं न कहीं किसी रूप में भक्तों के ऊपर या किसी के भी रूप पर उन पर बरस पड़ता है। यही प्रकोप देखने को इस समय हमें मिल रहा है। तो क्या आप ये समझ रहे हैं कि जिस तरीके से हाँ, मंदिर जिस तरीके से तोड़वाए जा रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं आपदाएं, लेकिन ये तो चलिए, ये तो प्राकृतिक आपदा है ना सुधांशु जी, ये तो आएंगी ही। चलिए ठीक है, अगर पहाड़ी इलाके हैं और इस तरह की आपदाएं वहां पर बनती हैं, मौसम इस तरह का वहां पर रहता है, लेकिन तंत्र कितना मजबूत है? केदारनाथ 2013 से लेकर अब तक के तंत्र में कितनी मजबूती आप महसूस कर रहे हैं? लोग जितने जाते हैं उनको कितनी सुविधाएं मिलती हैं? कहाँ पर चीजें दुरुस्त हुई हैं और कहाँ पर और कार्य किए जाने की जरूरत है आपके हिसाब से सुधांशु जी? देखिए, सरकार द्वारा बहुत सारी अभी कमियां हैं, जैसे दर्शन तीर्थ क्षेत्र में हमारे जो भी जवान इसमें लगे हुए हैं, तीर्थ जो भी यात्री हैं उनकी पूर्णतः मदद की जाती है। और सरकार को यह चाहिए कि जो भी तीर्थ श्रद्धालु हैं वो मौसम विभाग के अनुसार, साथ में मौसम विभाग को अलर्ट जब किया जाता है तो उसमें देख लेना चाहिए कि कब बारिश है। अगर बारिश आगे ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा मौसम विभाग को लग रहा है तो आगे जो भी मार्ग में चल रहे हो यात्री, तुरंत उनको तत्काल रोककर वहां प्रबंध किया जाए। ठीक। टीपी त्यागी जी, आपसे समझना चाहूंगी कि कहां पर कमी है और उन कमियों को कितना आगे तक, कितना समय और लगेगा? क्योंकि देखिए 2013 के बाद वो जो भीषण आपदा आई थी उसके बाद हम देख रहे हैं कि समय समय पर उसके बाद भी कई आपदाएं आई हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो उतनी मजबूत और उतनी सक्षम नजर नहीं आती हैं जितनी की होनी चाहिए। कहां पर कमी है और आने वाला और कितना समय लगेगा जो उन कमियों को पूरा किया जाएगा? ये मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ये कमियां बढ़ती जाएंगी, ये आपदाएं बढ़ती जाएंगी। मैं आपको कारण बताता हूँ। कारण ये है कि देयर इज ए क्लाइमेट चेंज।
क्लाइमेट चेंज को आप समझती होंगी कि जो हमारे कार्बन फुटप्रिंट्स हैं वो लगातार हमारे गैसियस एमिशंस की वजह से बढ़ रहे हैं। बारिशें हिंदुस्तान में पहले भी होती थी, आज भी होती हैं, लेकिन पहले थोड़ी थोड़ी बारिश लंबे समय तक होती थी। अब बारिश अचानक होती है, बहुत ज्यादा होती है, और उन्हीं में से एक रूप है जिसे क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। यानी कि वो बादल जो पानी से भरे हुए हैं, जब वो माउंटेन से टकराते हैं तो उसे क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। ये इतने क्लाउड बर्स्ट पहले नहीं होते थे, क्योंकि पहले ये चीजें एक लंबे समय तक चलती थी। क्लाइमेट चेंज की वजह से थोड़ी देर में बारिश होना, ज्यादा इंटेंसिटी के साथ बारिश होना, वो आपदा का कारण बनता है। अब जब तक हम क्लाइमेट चेंज को के ऊपर काम नहीं करेंगे, हम इन आपदाओं को नहीं रोक सकते। आज ये पानी की आपदा है, क्लाउड बर्स्ट की आपदा है, कल को अर्थक्वेक की आएगी, जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट है हिमालय के अंदर, उसके ऊपर तादाद से ज्यादा प्रेशर बना हुआ है और वो प्रेशर रिलीज होना है, और ये साइंस वाले लोग जानते हैं। लिहाजा वो कब होगा, कैसे होगा, वो एक आपदा है। और इसके अलावा जो और आपदाएं आती हैं, आप जानती हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, इन आपदाओं को अब ये ज्यादा बढ़ती जाएगी। लिहाजा अब हमें आवश्यकता है चारों तरफ से काम करने की। चारों तरफ से काम करने का मतलब ये है कि हमें हर वो एक्शन लेना है जो क्लाइमेट के चेंज को रिवर्स कर सके, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है जो मामूली आपदाओं में बहे ना, टूटे ना, जिनके ऊपर उसका इफेक्ट ना हो। और नंबर 3, ऐसा सूचना तंत्र तैयार करना है कि अगर कोई विपत्ति आती है तो वो उस व्यक्ति के पास जो उस विपत्ति को दूर को कंट्रोल कर सकता है, वो खबर सेकंडों में पहुंचे बजाय घंटों में पहुंचने की। अब ये 3 पॉइंट हैं, यानी कि एक्शन टू सी that the climate change is reversed. This action is to be taken by everybody, not only in India, anywhere in the world. And the second action is to develop infrastructure which is disaster free, and the third action I have told you. ठीक। मोनिका अरोड़ा जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में अब शामिल हो चुकी हैं। मोनिका जी, आपने सुना किस तरीके से टीपी त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो लगातार इन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि किन फैक्टर्स को मजबूत करने की ज़रूरत है, चाहे वो टाइम्स जो लैकिंग जो सिस्टम है अभी, जहाँ पर त्वरित एक्शन की ज़रूरत है, इंस्टेंट एक्शन की ज़रूरत है, वहाँ पर कमी है। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट है उसकी भी कमी है। क्या आप इन सभी बातों से सहमत हैं मोनिका जी? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, ये लू पॉइंट है और इस पे काम होना चाहिए। आप देखिए, ये कोई पहली बार प्राकृतिक आपदा वहाँ पर नहीं आई है। हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु हमेशा पहुँचते आ रहे हैं और प्रशासन और सरकारों को साफ साफ पता है कि जब यहाँ से जो टोलियां निकलेंगी उनके लिए बालटाल से लेकर ऊपर अमरनाथ बाबा बर्फानी तक की जो बीच की जो जितनी भी यात्रा है वो हमेशा ही टफ रही है। तो उसको देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम और उसके साथ साथ जो व्यवस्था है, जो चिकित्सीय व्यवस्था है, इमरजेंसी की व्यवस्था है, जो हेल्पलाइन है, वो हमेशा रेडी रहनी चाहिए। हालांकि ये काम वहाँ पर ज्यादातर समाज सेवी संस्थाएं या के फिर आर्मी के द्वारा किया जाता है, तो सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से ऐसा कुछ व्यवस्थित इंतजाम नहीं है कि अगर कभी, ये तो कुछ भी हो सकता है, कभी भी कहीं पे भी अर्थक्वेक भी आ सकता है, ठीक है, बाढ़ भी आ सकती है, कोई और प्राकृतिक आपदा आ सकती है, कोई इमरजेंसी हो सकती है, किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो वो जो श्रद्धालु जो इतने सैकड़ों मील, हजारों मील का रास्ता तय करके जाते हैं, तो एक सबका उत्तरदायित्व हो जाता है कि इसको जो है, इसकी व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से रहे। ठीक। सुधांशु जी, जो भी श्रद्धालु आस्था के साथ और श्रद्धा के साथ, श्रद्धा भाव के साथ चार धाम में जाते हैं या फिर ऐसे किसी भी भगवान से जुड़े हुए क्षेत्रों में जाते हैं, स्थलों पर जाते हैं, तो यहाँ पर जिस तरीके से आईएमडी की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से उनको पहले अलर्ट जारी किया जाता है बाकायदा मोबाइल फोन्स पर भी, ऐसे में श्रद्धालुओं की तरफ से कितनी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है ताकि आने वाली आपदा को वो भाप सके और उसके हिसाब से वो व्यवस्थाओं को मजबूत कर सके और अपने आप को भी मजबूत रख सके?
उनके मोबाइल पर अगर दिया जाता है तो तुरंत और तत्काल जहां है उससे दूर चले जाए। अगर उनको आशंका है जो सुरक्षित स्थान पे जाए, क्योंकि इसमें अगर जोखिम करेंगे, अगर उनका परिवार भी हो सकता है कि बाद में, क्योंकि ये जो मुखिया होता है उनके परिवार चलता है, तो अगर परिवार का एक भी व्यक्ति, चाहे मुखिया हो चाहे वो बच्चा हो, अगर कोई भी परिवार का कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो बहुत ही दुखद होता है। तो हम सभी से प्रार्थना करेंगे कि मौसम विभाग की या सरकार की जो भी गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए सतर्कता बरतें, क्योंकि अगर सतर्कता बरतेंगे, अगर आप थोड़ी लापरवाही करेंगे तो बहुत आपके साथ साथ, जैसे आप एक लोग अगर लापरवाही करते हैं तो उसमें साथ साथ कई लोग भी साथ में चले जाते हैं और यह जोखिम भक्तों को उठाना पड़ता है। और वो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि प्राकृतिक आपदा के अलावा धार्मिक भी कारण होते हैं कि जो भी प्राकृतिक आपदा होती है उसमें धार्मिक कारण जरूर होते हैं। वो चाहे बाबा केदारनाथ पे आया हो, उससे माता शक्तिपीठ की जो अशुभ काल में घड़ी पे कपाट खोला गया था, और उसको भी माना जाता है कि बाबा केदारनाथ से जो भी खतरा बढ़ रहा है था यही कारण था। और जो डमरू के आकार का आज पत्थर है, भगवान शंकर के स्वरूप का आशीर्वाद है, वहाँ पर अभी भी स्थापित पड़ा हुआ है। ठीक। टीपी त्यागी जी, देखिए एक तो होती है बात की व्यवस्था, जब आपदा आती है तो निश्चित तौर पर सेना, चूंकि सेना का जो प्रमुख कार्य है वो ये नहीं है कि आपदा में आए और जो बचाव कार्य है, ठीक है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है और तमाम जो गुट है वो भी लगते हैं, आईटीबीपी के जवान है, सेना है, वो तमाम बचाव कार्यों में जुटे रहते हैं, लेकिन जो उनका मुख्य कार्य ये नहीं है। निश्चित तौर पर जो काम में हिंड्रेंस है वो भी आता है, काम पर जो कहीं ना कहीं जो गंभीरता होती है वो भी कम होती है, लेकिन जो काम करने की ज़रूरत है, जो पहले व्यवस्थाएं करने की ज़रूरत है, कितनी वो व्यवस्थाएं ज़रूरी हैं और कौन से वो काम हैं जो अगर पहले कर लिए जाएं आपदा को लेकर और उस आपदा को भांपते हुए, आपदा को समझते हुए, तो निश्चित तौर पर ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं और ऐसी जो तस्वीरें हैं जिस तरीके से हम देखते हैं लोगों की जान पर बनाती है, उन तस्वीरों को हमें देखना नहीं पड़ेगा अगर पहले से ही हम मजबूत रहेंगे, पहले से ही आगाह रहेंगे आपदा को लेकर। तो बहुत अच्छा सवाल आपने किया श्रद्धेय सुधांशु जी। मैं देख तो नहीं पा रहा हूँ स्क्रीन पे कुछ, लेकिन उनकी मैंने आवाज सुनी। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, राधे राधे राम राम ये सब जो भक्ति की बातें हैं वो तो करते ही रहिए, लेकिन क्या ये काम केवल सेना का, जैसे अभी एंकर ने बहुत अच्छी तरह से बताया, क्या केवल उनका है? ये तो जन आंदोलन है। एक उदाहरण देता हूँ, राइस जिसे चावल कहते हैं, RICE। अब मान लीजिए कि सुधांशु जी अपने डिस्कोर्स में अपने भक्तों को, अपने फॉलोअर्स को ये बताएं कि भाई अगर मुसीबत का समय है और बिल्कुल आपके नजदीक में कोई अस्पताल नहीं है, आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, ना ब्लड प्रेशर नापने का, ना कोई और ऑपरेशन करने का, तो भी आप फर्स्ट एड दे सकते हैं। कैसे? राइस का मतलब R, सबसे पहले जो विक्टिम है उसको रेस्ट दीजिए, जिस भी पोजीशन में है रेस्ट। उसके बाद आई का मतलब ये कि जहां भी चोट लगी है अगर पूरी बॉडी में है तो उस पे आइस, यानी कि अगर बर्फ रख सकते हैं या ठंडा पानी रख सकते हैं या उसमें ठंडे पानी में भीगा हुआ कपड़ा रख सकते हैं, तो दूसरा काम उसको ठंड पहुंचाना। तीसरा सी का मतलब कंप्रेशन, जिस जगह चोट है उसके नीचे और उसके ऊपर उसको दबाइए, उससे कंप्रेशन कीजिए। और फिर ई का मतलब एलिवेट, यानी कि जिस जिस्म के लेवल पर चोट है उसको थोड़ा ऊपर उठा दीजिए अपनी नॉर्मल पोजीशन से। अगर टांग में चोट है तो उस टांग को थोड़ा ऊपर उठा दीजिए, तो हाथ को ऊपर उठा दीजिए। कहने का मतलब कि इसमें कोई इक्विपमेंट, कोई मेडिसिन नहीं लगा, लेकिन एक हल चलाने वाले किसान को भी ये समझ में आया कि कम से कम इतना तो मैं कर सकता हूँ, और इसकी डिटेल ट्रेनिंग 1 हफ्ते के अंदर दी जा सकती है, हम देने के लिए तैयार हैं। तो जो धार्मिक गुरु हैं अब उनको ये समझना पड़ेगा कि इस देश में अब एक ऐसा समय आ गया है जब अपनी माँ और देवी माँ से ज्यादा भारत माँ इंपॉर्टेंट हो गई है। तो भारत माँ अगर इंपॉर्टेंट हो गई है तो भारत माँ के व्यक्ति इंपॉर्टेंट है और उन व्यक्तियों की जान और सुरक्षा इंपॉर्टेंट है। तो वो अपने डिस्कोर्स का डायरेक्शन बदले, ऐसा मेरा इनको सुझाव है।
ठीक। मोनिका अरोड़ा जी, जिस तरीके से आपने बातों को भी सुना और इस बात से आप सहमत भी करेंगे कि लोगों को भी अपने आप में सजग रहने की ज़रूरत है और जो बेसिक चीज़ें हैं वो लोगों को पता होनी चाहिए। जिस राइस पूरे उन्होंने फुल फॉर्म उसका डेफिनेशन भी बताया है टीपी त्यागी जी ने, कितना ज़रूरी हो जाता है सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर लोगों को इस बात के प्रति अवेयर करना, जागरूक करना कि अगर आपदा जैसी स्थिति आती है तो लोग अपने स्तर पर क्या कुछ चीज़ें कर सकते हैं, कितने बचाव वो खुद के कर सकते हैं और आसपास के लोगों के कर सकते हैं। ये तो बेहद ज़रूरी है। मोनिका जी, मुझे क्वेश्चन रिपीट करेंगे एक बार? जी बिल्कुल, जिस तरीके से टीपी त्यागी जी ने पूरा राइस का जो डेफिनेशन था वो भी आपने सुना होगा, जिस तरीके से उन्होंने पूरा व्याख्या करके उसकी बताई। तो मेरा सवाल भी यही है कि सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आप लोगों की भी तो कितनी जिम्मेदारी हो जाती होगी कि लोगों को आपदा के प्रति अवेयर करना और उसके प्रति उतना जागरूक करना कि वो अपने स्तर पर आपदा की स्थिति से निपट सके या फिर अपने प्रति और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें और जो बेसिक चीज़ें हैं उनका पालन करके वो उससे बच भी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसा कि आपको पता है, अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो वहाँ लोगों को हमेशा अवेयर किया जाता है अर्थक्वेक से या बाढ़ से रिलेटेड हो गया या कोई भी प्राकृतिक आपदा हो गई जिसमें अगर आग भी लग गई है तो उसमें भी छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन किया जाता है। तो ऐसे में सामाजिक संस्थाओं का उत्तरदायित्व हो जाता है कि वो लोगों को समय समय पर जो है वो सेमिनार के द्वारा या कभी भी ऐसी आपदाओं से, अचानक आई हुई आपदाओं से बचने के लिए वो लोगों को जागरूक करें। और डेफिनेटली हम लोग भी करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे यहाँ से एक फ्री एम्बुलेंस की सेवा हमारे यहाँ से समाज सेवी सोनू सेठी जी हैं, उन्होंने बालटाल के अंदर लगाई है, जो कि वो खुद वहाँ पर मौजूद हैं इस समय और लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं कि कैसे बचा जा सकता है और कैसे इस आपदा से सुरक्षित घर वापसी हो सकती है। हालांकि हम लोग तो इस समय सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि जो लोग फंसे हुए हैं इस मुश्किल के वक्त में, वो बाबा बर्फानी उनको सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंचाएं। और उनके घर वालों को भी मेरा यही संदेश है कि आप पैनिक ना हो। ऐसे समय में अगर आप ईश्वर पे आस्था रखते हैं तो निश्चित रूप से सभी सकुशल वापस आएंगे। और जितने लोग हैं उनके लिए सिर्फ प्रार्थनाएं की जा सकती हैं, अच्छी वाइब्स भेजी जा सकती हैं और समाज सेवियों का निश्चित रूप से इस समय सहयोग करना बनता है। ठीक है, सामाजिक संस्थान जो है वो तो चलिए अपने स्तर पर, मोनिका जी आपने बताया कि आपके जो सामाजिक संस्थान है वो भी कितना कुछ करती हैं, फ्री एम्बुलेंस सेवा भी दे रही है, लेकिन अगर सरकारों की तरफ से कहा जाए कि सरकारों को आगे कितना कार्य करने की इस पर ज़रूरत है, क्योंकि आपदा है और हमने देखा कि सबसे बड़ा उदाहरण तो केदारनाथ का मैं इसलिए बार बार जिक्र कर रही हूँ क्योंकि उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि हाँ अब व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त की जाएंगी, अब जो तस्वीरें हैं वो बदलेंगी और हो सकता है कि अब आपदा से निपटने के जो यंत्र हैं, जो तंत्र हैं वो मजबूत किए जाएंगे। लेकिन जब ऐसी आपदा आती है, जब तस्वीरें आती हैं और लोगों की जान पर बन आती है तो सवाल फिर से खड़े होते हैं। ऐसे में सरकारों का कितना दायित्व और बन जाता है। देखिए, मानसून जैसे ही शुरू होता है एक रेड अलर्ट हर जगह पर होता है। ये केवल यात्राओं तक सीमित नहीं है, इवन भारत के अंदर बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर ऐसी गंभीर स्थिति हो जाती है, लैंडस्केप हो रहे हैं, जगह जगह पे आपने देखा होगा कि पत्थर गिर रहे हैं और बहुत सारी जो है वो दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। डेफिनेटली केदारनाथ में हजारों की संख्या में लोगों की मौत हुई और आज तक लोग अपने परिवार वालों से बिछड़ने का गम नहीं भुला पाए हैं। लेकिन सरकारों ने उस समय भी यही कहा था कि हम आने वाले समय में ऐसी व्यवस्थाएं बनाएंगे कि तुरंत उनको जो है मोबाइल फैसिलिटी या जिसको कहते हैं कि इमरजेंसी जो मोबाइल फैसिलिटी होती है वो उनको प्राप्त होगी। लेकिन सुरक्षा के इंतजामात हमेशा ढीले रहते हैं, ये हमारा भी कसूर है और हमें भी अवेयर नहीं है, अवेयरनेस की भी कमी है और ये जो मौसम भी है ये अनुकूल नहीं होता है, हमेशा प्रतिकूल चलता है। तो जरूरत है कि सभी इस पे काम करें और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा सुधार करें। ठीक, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया और अपना वक्त नेटवर्क 10 के साथ साझा करने के लिए भी बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो केदारनाथ की आपदा में भारतीय सेना ने राहत बचाव कार्यों में जिस तरह से अपना पराक्रम दिखाया था उसे आज भी याद किया जाता है। लेकिन सवाल ये कि तब से, क्योंकि 2013 में वो आपदा आई थी, लेकिन अब तक उन तंत्रों को, उन यंत्रों को मजबूत क्यों नहीं किया गया है, क्यों लोगों की जान पर ये आपदाएं बनाती हैं। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद। जी मैं घटनास्थल पर था, मैंने अपनी आंखों से मंजर देखा है
1 मिनट की देरी से मैं बस बच गया, 1 मिनट से। मैं जिधर दुकानदार भागा मैं उसी के पीछे पीछे भागा। इतनी भगदड़ थी, इतना कुछ था। मैं बिना सोए बिना कुछ किए 16 किलोमीटर बालटा में रास्ता पार करके आया, क्योंकि ऊपर बहुत ज्यादा खतरा थी, बहुत ज्यादा। जो मंजर मैंने देखा वो कोई ना देखे कभी भी, बहुत बुरा है।